नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पेट्रोल पंप ब्लॉक, भटकते रहे वाहन चालक, वेट कम करने की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर गए जिले भर के पेट्रोलियम डीलर। फैक्ट्री को बंद करने में बिजली पानी कनेक्शन काटने के आदेश। रिको क्षेत्र स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी खुले में छोड़ने का मामला। दुविधा में फंसे चक 1 के अंजन के बाशिंदे, सीमांकन करवाने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पूरा मुआवजा लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे जमीन का कब्जा, किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले किसान। एक्सीडेंट पर प्रताड़ित करने का आरोप, क्रमिक अनशन पर बैठे किसान। जल संसाधन खंड द्वितीय हनुमानगढ़ संगम के मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष डाला डेरा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा से ज्यादा वेट वसूलने के विरोध में सोमवार को जिले भर के पेट्रोल पंप पूर्व घोषणा अनुसार बेमियादी समय के लिए बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंप बंद रहने से वाहन चालकों को परेशान होना पड़ा। बीच रास्ते पेट्रोल खत्म होने पर लोग दोपहिया को पैदल ही पेट्रोल पंप तक लेकर गए, लेकिन पेट्रोल पंप बंद होने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने मजबूरी में अवैध रूप से दुकानों पर बेचे जा रहे पेट्रोल को महंगे दामों पर खरीदा। आगामी दिनों में वाहन चालकों की परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालकों ने मांगे न माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों के आह्वान पर वाहन चालकों ने रविवार तक अपने वाहनों की टंकियां पेट्रोल डीजल से पूरी तरह से भरवा ली थी, लेकिन हड़ताल से बेखबर वाहन चालक रिश्तेदारी या अन्य जरूरी कार्यों के लिए वाहन लेकर सड़कों पर उतरे तो पेट्रोल पंप बंद होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हड़ताल के दौरान अग्निशमन, एम्बुलेंस और अन्य आपात परिस्थितियों में वाहनों के लिए आपूर्ति खुली रही। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि राज्य में ईंधन की उच्च लागत के कारण हम पंजाब जैसे अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में 34% कम पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। इस वजह से पेट्रोल पंप मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण उनमें से कुछ तो ये व्यापार स्थायी रूप से बंद करना पड़ा है और पड़ोसी राज्यों से ईंधन की हो रही तस्करी न तो पेट्रोल पंप संचालकों की कमर तोड़ती है। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जिला अध्यक्ष पतराम भामू के अनुसार देश में राजस्थान सरकार की ओर से सबसे अधिक वेट 26% के साथ 1.75% रोड सेंस वसूल किया जाता है। पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में 18% वेट है। इस कारण सीमावर्ती राज्य हरियाणा और पंजाब से 12 से 13 रुपए प्रति लीटर डीजल महंगा होने के कारण राज्य सरकार की मिलीभगत से पूरे राज्य में अवैध बायोडीजल के नाम पर रोड के प्रत्येक होटल व सड़क किनारे पिकअपों से तेल माफियाओं की ओर से बेस ऑयल खुलेआम बेचा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर और किसानों के घरों पर होम डिलीवरी दिए जाने के कारण राज्य के पेट्रोल पंप को चलाने के लिए बिजली, पानी व सेल्समैन का वेतन भी निकाल नहीं पा रहे। इसके विरोध में पेट्रोलियम डीलरों ने पूरे राजस्थान में 10 अप्रैल 2021 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर राज्य सरकार का ध्यान उनकी मांगों की तरफ आकर्षित करवाया था, लेकिन सरकार ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि वेट अधिक होने के कारण देश में आज सबसे महंगा पेट्रोल डीजल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बिक रहा है। इसके अलावा अवैध बायोडीजल के नाम पर अवैध व्यापार हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार की मांग है कि राज्य में वेट पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा के बराबर किया जाए। 1.75% रोड सेंस बंद किया जाए। राज्य में बायोडीजल के नाम से तेल माफिया की ओर से बेचे जा रहे बायोडीजल बेस ऑयल की बिक्री पर रोक लगाई जाए। राजस्थान के अंदर हरियाणा और पंजाब से वेट अधिक होने के कारण तथा 1.75% रोड सेस होने के कारण आज हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में भारत का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बिक रहा है तथा पड़ोसी राज्यों से 11 से 12 रुपए पर लीटर सस्ता बिक रहा है। इसके कारण हमारे राजस्थान के जो पेट्रोल पंप हैं उनकी बिक्री बहुत कम हो गई है तथा इसी के साथ साथ सभी पूरे क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के अंदर और हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर संभाग के अंदर बायोडीजल के नाम पर थिनर, बेस ऑयल, मिलावटी डीजल का व्यापार तेल माफिया द्वारा इतना जबरदस्त किया जा रहा है कि जिसकी वजह से लाखों लीटर दिल्ली का मिलावटी तेल इस एरिया के अंदर बेचा जा रहा है। राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे संभाग में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जो है हड़ताल की है। सरकार ने पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट करके पूरे हिंदुस्तान में हनुमानगढ़, गंगानगर में डीजल पेट्रोल सबसे महंगा है, वेट सबसे ज्यादा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है हम लोग
आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, पेट्रोल पंप को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए हम लोगों ने हड़ताल की है। जंक्शन के रिको क्षेत्र स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी एसटीजी नहर व सड़क किनारे खुले में छोड़ने के मामले को गंभीरता से लेती हुई राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मुख्यालय मंडल जयपुर की ओर से एक फैक्ट्री को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही उस फैक्ट्री का बिजली पानी कनेक्शन काटने के भी आदेश दिए गए हैं। यह आदेश फैक्ट्री संचालकों की ओर से नोटिस देने के बाद भी कमियों में सुधार नहीं करने के चलते दिए गए। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल हनुमानगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी अमित सोनी ने बताया कि रीको क्षेत्र से निकल रहे गंदे पानी के निस्तारण के लिए लगातार सर्वे किया जा रहा है। गत दिनों एक फैक्ट्री इंडिया ग्लू एंड फर्टिलाइजर मिल का सर्वे करवाया तो पाया कि उस फैक्ट्री से काफी मात्रा में गंदा पानी निकल रहा है। उस फैक्ट्री से निकलने वाले पानी के सैंपल की जांच भी बीकानेर भिजवाई गई। बीकानेर से आई सैंपल की रिपोर्ट आउट थी। इसको लेकर पहले तो उस फैक्ट्री मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि वे सुधार कार्य करें, लेकिन कारण बताओ नोटिस का समय निकलने के बाद दोबारा फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि अभी भी कमियां यथावत है। इसके लिए मुख्यालय मंडल जयपुर से इस फैक्ट्री को बंद करवाने, बिजली पानी कनेक्शन काटने के आदेश जारी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 5 और उद्योगों का निरीक्षण करवाया गया है, जिनसे गंदा पानी निकलने की संभावना हो सकती है, चाहे वह पाइपलाइन के जरिए निकल रहा हो या टैंकरों के जरिए निकासी करवाई जाती हो। इन 5 उद्योगों के मालिकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद आयुक्त को भी पत्र लिखकर कहा गया है कि उनका एसटीपी पूरा तरह से काम नहीं कर रहा, उसके सैंपल आउट जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ से सिविल लाइन के काफी इलाकों में कनेक्टिविटी नहीं है। वहां घरों में बनी कुइयों को टैंकरों के जरिए खाली कर अपशिष्ट अज्ञात स्थान पर ले जाकर खाली कर दिया जाता है। देखने में ये भी आता है कि जहां गंदगी होगी वहीं टैंकर खाली किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि रीको के पास एकत्रित गंदे पानी में डोमेस्टिक सीवरेज का भी योगदान है। गौरतलब है कि रीको क्षेत्र स्थित उद्योगों से निकल रहे गंदे पानी के खिलाफ रीको क्षेत्र के आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिक पिछले कुछ समय से जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। गंदा पानी बंद करवाने के लिए पिछले दिनों चक्का जाम भी किया गया था। कई बार धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इसके बाद पिछले दिनों जिम्मेवार जागे और फैक्ट्रियों का निरीक्षण करवाया। जी, एक उद्योग है यहाँ पे इंडिया ग्लू और फर्टिलाइजर मिल करके, उनके यहाँ से पानी निस्त्राव की समस्या थी, जिसके कारण रीको के पास में जो रोड है वहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था। हालांकि पानी में पूरा योगदान उनका नहीं है, तथापि काफ़ी मात्रा में पानी उनके यहाँ से निकलता है, तो उनको यहाँ से बंद कराने के निर्देश जारी किए गए हैं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय जयपुर से। इनको पाबंदी ये होती है कि एक तो ये 0 डिस्चार्ज पे चलेंगे, मतलब इनको गंदा पानी या कैसा भी पानी बाहर नहीं निकालना है। दूसरा, अगर गंदा पानी निकल रहा है तो उसके समुचित उपचार की व्यवस्था करते हुए 0 डिस्चार्ज प्लांट लगाना है, ताकि किसी प्रकार की बाहर गंदगी ना फैले। जी, आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी है, कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है। गंदगी फैलती है तो उसका समुचित उपचार करना है। तो कम से कम ये मैसेज सब तक जाना ज़रूरी है कि कोई भी उद्योग अगर चल रहा है तो सबसे पहले वो हमसे एनओसी लेकर चले। उसके बाद में एनओसी में जो शर्तें दी गई हैं, जो नियम दिए गए हैं, उनकी अनुपालना के अनुरूप ही फैक्ट्री को चलाए, नहीं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई इस विभाग को करनी ही पड़ेगी। श्री श्याम गौ सेवा समिति लखुवाली के प्रांगण में श्री ओमबन्ना टाइगर फोर्स जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह सिसोदिया ने अपनी बेटी योगिता कंवर व दिव्या कंवर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौ माता के लिए सवा मणि तैयार करवाई और हरा चारा खिलाया। इस दौरान सिसोदिया ने अपने हाथों से गौशाला की गायों को अन्न गुड़ प्रसाद खिलाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने संगठन से जुड़े हुए सदस्यों को भी अपने परिवार के सदस्य के जन्मदिन या सालगिरह के मौके पर गौ माता की सेवा सहित जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। संगठन के जिला अध्यक्ष सिसोदिया ने कहा कि गोवंश को खाना खिलाकर आत्म शांति की अनुभूति हुई। आमजन को फिजूल खर्ची रोककर इस तरह के सामाजिक कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। इससे हमारे शहर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। साथ ही जिले को साफ सुथरा रखने में अपनी भूमिका भी निभानी चाहिए। उन्होंने बताया कि हर वर्ष सभी के घरों में बच्चों से लेकर बड़ों का जन्मदिन मनाया जाता है। इसमें काफी पैसा भी खर्च होता है। यहाँ गौ सवामणि के रूप में जन्मदिन मनाकर एक अलग ही आनंद मिलता है। श्री ओमबन्ना टाइगर फोर्स ने इस तरह का अभियान भी चलाकर लोगों को प्रेरित कर रहा है। गौशाला सदस्य जॉनी वालिया ने बताया कि गाय की रक्षा से, गाय की सेवा से, गाय की भक्ति से और
गव्य पदार्थों के सेवन से मनुष्य में सात्विक विचार और सात्विकता आती है। उन्होंने दोनों बच्चों को शुभाशीष दी और सवामणि आयोजक का आभार जताया। मैंने लखवाड़ी गौशाला में अपनी बच्ची के जन्मदिन पर सवामणि का भोग लगवाया गौ माता की रक्षा के लिए। और आगे भी मैं सभी से यही चाहता हूँ, जो भी जुड़े हुए हैं टीम से, अमर टाइगर फोर्स से, उनसे कि अपने जन्मदिन पर गौशाला में आए और सवामणि का भोग लगाए, गौ माता की रक्षा करें। अम्बरनाथ टाइगर फोर्स के जिला अध्यक्ष रविंद्र जी सिसोदिया श्री श्याम गौ सेवा समिति लखवाड़ी में अपनी बेटियों के जन्मदिन पर गौ माता को हरे चारे का भोग लगवाया और सवामणि का भोग लगवाया और बहुत ही अच्छी पहल की। गौशाला परिवार इन सभी गौ भक्तों का आभारी है और आगे भी आभारी रहेगा। कोई भी विवाह शादी का सालगिरह हो और जन्मदिन हो बच्चों का, सभी गौ भक्तों से अपील की जाती है कि गौ माता के लिए आप गौशाला में मनाए, चाहे कहीं भी मनाएं, यही हमारी अपील है। जल संसाधन खंड द्वितीय हनुमानगढ़ संगम के अधिशासी अभियंता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जब 23 HMH के किसानों ने सोमवार को विभाग के जल संसाधन हनुमानगढ़ संगम के मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष कर्मिक अनशन में धरना शुरू कर दिया है। जब 23 HMH के इन किसानों ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिशासी अभियंता रामहंस ने बिना कार्यालय रिकॉर्ड का अवलोकन किए उन किसानों के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना मौके पर 41.25 फीट जगह सड़क को छोड़कर उनकी कृषि भूमि जिसमें कोई जलमार्ग स्वीकृत नहीं है, जबरन जलमार्ग खुदवाने के विधि विरुद्ध आदेश जारी कर दिए हैं। ਅਸੀਂ ਦਈ ਐਚਐਮ ਪਿੰਡ फतेहगढ़ परचोत्तमवास रहने वाले हैं। हमारे धरना इससे लगाया है कि हमारे ना सुनाई करते हुए नजायज खाल 2 मुरब्बे दे दिया। हमने इस रोक में हमने धरना दिया में तो ये टेल आगे थी इसकी और इसको टेल को पीछे लिए तो जो बीच की जगह थी इन्होंने नहरी महकमे ने सड़क को दे दी। खड़ा वहाँ चल रहा है और वहीं चल रहा है अभी भी, और इन्होंने अपना ये तो देखा नहीं कि खड़ा अपने को खड़ा नहीं, और नहर की जगह इन्होंने सड़क वालों को दे दी और हमारे ऊपर अब ये हमारी भूमि के अंदर से खड़ा मांग रहे हैं और खड़ा दे दिया। एक्शन साहब ने मंजूर कर दिया। हम इनके खिलाफ ये धरने पर धरना दे दिया। अभी हम इसको कैंसिल करो, एक्शन साहब कैंसिल करें और हमारे को लिखित रूप में देवे। मामला एक हमारे यहाँ पिटीशन लगी थी, भाई किसानों ने आपसी सहमति से पीडब्ल्यूडी के रोड की जमीन में से खाला चला रखा है, उसकी जांच में कार्रवाई की जाए। हमने केवल ये डिसीजन किया इसमें भाई रोड बाउंड्री को छोड़ के खाला निकाला जाए। मान लो इससे असंतुष्ट है तो अगली कोर्ट में जाए। मान लीजिए यहाँ सुनवाई के बाद में जो तथ्य पाए गए, खाला जहाँ चल रहा है वो देखा गया, उस पर हमने डिसीजन किया। तो अगर इससे सहमत नहीं तो आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अतिरिक्त नाका स्वीकृत करने की पत्रावली के पक्ष सुने बिना कार्रवाई करने के खिलाफ जब 3 MM के कई किसान सोमवार को जल संसाधन कर प्रथम हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे वेद प्रकाश जाट निवासी चक 3 MM के ढाणी रूही नाथवाना ने बताया कि उसकी कृषि भूमि चक 3 MM के में है। कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पक्के खाले में नके से सिंचाई होती है। सिंचाई विभाग ने उस नके को 22 जून 2021 को बंद कर दिया। हमारी फाइल चलने लग रही है 2015 में, पर कोई सुनवाई को नहीं होने लग रही है। एफ की रिपोर्ट हो चुकी है, एक्शन सुनाई में कौन लेने रही है और नक्को बंद कर दी है जी। जेईएन साहब को एफ की रिपोर्ट मांगी, नक्को बंद करने पहली मौका रिपोर्ट में बाकायदा जेईएन साहब दी है कि अगर ये नक्को बंद कर दिए गए तो इनकी सिंचाई व्यवस्था भंग होगी और इन नक्के भी नहीं और कोई तरीका में पानी कौन ला इसकी। फिर भी एक्शन साहब इन नक्के ने बंद करा दी। अब जी मेरा आगे की आड़ी की फसल आदि की बिजाई भी ना रहेगी। आज हम पूरे दिन भूख हड़ताल पर रहेंगे।
भूख हड़ताल जब तक हमारा ये मैटर है जो सोल्व नहीं हो जाता। सिंचाई व्यवस्था हमारी मतलब पत्रावली की सुनवाई एफटीएल के आधार पर करके बहाल न की जाए। सीमांकन करवाने की मांग को लेकर आईटीआई बस्ती चक 1 के एनजे के बाशिंदों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आईटीआई बस्ती के बाशिंदों का कहना था कि उनके वोट नरेगा कार्ड, राशन कार्ड चक 1 के एनजे में बने हुए हैं। चक 1 के एनजे ग्राम पंचायत 2 के एनजे के अधीन आता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आईटीआई निवासियों को न तो ग्राम पंचायत में माना जा रहा है और न ही नगर परिषद के अधीन। आईटीआई बस्ती जिस जगह बसी हुई है वह चक 1 और के एनजे राजस्व रिकॉर्ड में नगर परिषद के नाम से अंकन है, लेकिन नगर परिषद अधिकारी कहते हैं कि उनके नक्शे में आईटीआई बस्ती नहीं आती। इसके कारण चक 1 के एनजे के बाशिंदों को अपने जरूरी कार्य करवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जब वे पट्टा बनवाने के लिए शिविर या संबंधित कार्यालय में आते हैं तो ग्राम पंचायत यह कहकर पल्ला झाड़ देती है कि उनका क्षेत्र ग्राम पंचायत 2 के एनजे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जब नगर परिषद कार्यालय में जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि उनके नक्शे के मुताबिक आईटीआई बस्ती नगर परिषद में नहीं आती। बाशिंदों के अनुसार इस दुविधा में चक के बाशिंदों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन गांव के संग अभियान में मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने अपने मकान के पट्टे जारी करवाने के लिए पत्रावलियां पेश की हुई हैं, लेकिन ग्राम पंचायत 2 के एनजे पट्टा जारी नहीं कर रही। ग्राम पंचायत का एक ही जवाब है कि आईटीआई बस्ती चक 1 के एनजे उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई कि चक 1 के एनजे का सीमांकन करवाया जाए कि वह ग्राम पंचायत अधीन है या नगर परिषद अधीन, ताकि उनके मकानों के पट्टे 2 के एनजे के संबंधित कार्यालय से जारी हो सके। आज हमारे कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन दी थी कलेक्टर साहब को कि भी हमारे को सीमांकन करके दिया जाए जो 1 के एनजे आईटीआई जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है। तो क्योंकि हम पटवारी के पास जाते हैं तो वो कह देता है कि भाई आपकी ऑनलाइन जमाबंदी है वो नगर पालिका के अंदर बोल रही है, और जब नगर पालिका वालों से बात करते हैं तो नक्शे के अंदर नगर पालिका के अंदर दिखाते नहीं है। तो आज कलेक्टर साहब ने बोला सन 2035 का नक्शा निकलवा लीजिए, उसके अंदर आपको पता लग जाए आप मास्टर प्लानिंग में हो कि नहीं हो। तो इसके अंदर हमने ये निकलवाया तो उसके अंदर ये म्युनिसिपल जो बाउंड्री है उससे ये होता हुआ ये जो हमारा क्षेत्र है ये आज भी इसके अंदर नहीं आ रहा है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर। उसके बाद आज हमारी पटवारी से बात हुई आईटीआई के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये हमें कहा कि आपका जो क्षेत्र है वह नगर पालिका के अंदर है। और सेक्रेटरी भी जिसने ये बकायदा जहाँ से हमने एक पोर्टल के ऊपर रिपोर्ट किया था ऑनलाइन, जिसके अंदर उसने भी यही बात कही है। हमने वो एप्लीकेशन जो सेक्रेटरी ने दी है वो जाके हमने कलेक्टर साहब को दे दी है। कल दोबारा कलेक्टर साहब ने बुलवाया है इसी मैटर के ऊपर बातचीत करने के लिए। बात यह है कि भी अगर ये नहीं था तो जब ये राजकीय वो अब चल रहा है पट्टों वाला कार्यक्रम, उसके अंदर यानी कि या तो इनको फाइलें नहीं भरवानी चाहिए थी सरपंच साहब औरों को, ठीक है, और सेक्रेटरी साहब को भी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि 1 के एनजे और 2 के एनजे कोई अलग नहीं है, पास में पंचायत के अंदर है। उस दिन सभी यानी कि जिले के पूरे यहाँ पे अधिकारी इकट्ठे हुए थे, तो ये बात तो उसी दिन अगर फाइनल कर दी जाती कि 1 के एनजे की हम यानी कि फाइलें नहीं लेंगे पट्टे की और 2 के एनजे की हम फाइलें लेंगे, तो आज इतना बात होती नहीं। आज कम से कम ना करते आईटीआई बस्ती की 1 के एनजे की ना करते 150 से 200 फाइलें जिनकी रसीदें कटवाई हुई है। ये आईटीआई 2 के एनजे पंचायत समिति है, नई बनी है, तो इसके अंदर अब जब अभी हमारे फार्म भर लिए थे, पीछे अभियान लगा था उसके अंदर सभी आए थे और उसके अंदर फार्म भरवा लिए पट्टों के। अब ये जवाब दे रहे हैं पंचायत समिति वाले बड़े नगर परिषद में, यही पटवारी कह रहे, यही सेक्रेटरी कह रहा है, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे। आज इस विषय के अंदर हम कलेक्टर साहब से संपर्क किया था। इस चीज में इस प्रशासन से, पंचायत समिति से, वीडियो से, जिला प्रमुख से और सीओ साहब से ये मैं अपील करता हूँ कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करें और हमारे सरपंच और जो हमारे प्रतिनिधि है सब में लगे हुए हैं तो उन गरीबों को उनका मालिकाना हक मिले। अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पूर्व में पेंशन नियम लागू करने सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर सोमवार को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षक संघ प्रगतिशील के सत्र 2021-22 के मांग पत्र में शिक्षार्थी और शिक्षकों से संबंधित समस्याएं लंबे समय से लंबित है। विधानसभा चुनावों से पूर्व जारी किए गए कांग्रेस जन घोषणा पत्र 2018 में किए गए वादों को सरकार की ओर से अभी तक पूरा नहीं किया गया। घोषणा पत्र लागू करो, लागू करो, लागू करो। तबादला उद्योग बंद करो, बंद करो, बंद करो। तबादला उद्योग बंद करो, बंद करो, बंद
स्थानांतरण नीति लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद। पुरानी पेंशन लागू करो। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करो। आज का जो हमारा कार्यक्रम है पूरे राजस्थान स्तर पर प्रदेश के आह्वान पर ज्ञापन देने का है राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की ओर से। इसमें पहली मांग है हमारी, एक जो ज्ञापन है वो है तृतीय वेतन श्रृंखला जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं उनका स्थानांतरण कई साल लंबे अरसे से और ट्रांसफर हुए हैं लेकिन इनके नहीं खोले गए हैं, तो सबसे पहली हमारी मांग है कि इसके जो है स्थानांतरण खोले जाएं। दूसरी हमारा 21 सूत्रीय मांग पत्र है। जन घोषणा पत्र मुख्यमंत्री महोदय ने कांग्रेस की सरकार जब बनी थी जन घोषणा पत्र लागू किया था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके संबंध में हमारी विभिन्न मांगे जो 21 सूत्रीय जो मांगे हैं ये 2 कार्यक्रम हमने दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्राय देखा जाता है कि आरटी के नियम है कि किसी शिक्षक को जब बीएलओ या अन्य कार्य पर लगाया जाना चाहिए जब अन्य कर्मचारी नहीं हो, तो जब बार बार जो हमारे जो एसडीएम लेवल पर जो ड्यूटी लगाई जाती है शिक्षकों की, क्योंकि लंबे अरसे से विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को शिक्षक की तरह शैक्षणिक कार्य में ही लगाया जाए। इस संबंध में हमारे जो है 3 कार्यक्रम थे और प्रत्येक जिले पर हमारे राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ओर से ये कार्यक्रम है और इसके द्वारा ही हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो मांग पत्र है उस पर बात करके उसका निस्तारण किया जाए और तृतीय वेतन श्रृंखला के जो अध्यापक हैं उनके स्थानांतरण खोल के तुरंत किए जाए और स्थायी, ये नहीं है जो डिजायर सिस्टम है, हमारा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। सिर्फ स्थायी स्थानांतरण नीति या नियम बना करके ही अध्यापकों के चाहे किसी वर्ग का संवर्ग का अध्यापक हो उसके स्थानांतरण किए जाए। भाटमाला परियोजना के अंतर्गत अमृतसर से जामनगर तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 754 के लिए अधिकृत की जा रही जमीन का भारत सरकार के नोटिफिकेशन के तहत 4 गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में प्रभावित किसान सोमवार को कलेक्टर से मिले। इस दौरान किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में की गई कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही कहा कि पूरा मुआवजा लिए बगैर वे जमीन का कब्जा नहीं छोड़ेंगे। हमारा संघर्ष रमेश दलाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथी रमेश दलाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि धारा 38 कहती है कि जब तक सब प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता तब तक जमीन का कब्जा न लिया जाए। फिर भी जबरन कब्जा लेंगे तो धारा 38 आईपीसी की धाराओं के तहत अधिकारियों पर केस बनेगा। यह बात वे पहले भी दोहरा चुके हैं। फिर भी जबरन कब्जा लिया तो किसान अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसान लड़ रहा है और लड़ता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। दलाल ने कहा कि इस देश में संविधान और कानून बड़ा है, न्याय मिलने में भले ही समय लगे लेकिन एक दिन किसानों को न्याय जरूर मिलेगा। आज हम आपके हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर से मिले जो भारतमाला परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 754 के अमृतसर से जामनगर यानी कांडला तक जो जा रहा है उसके बारे में हम कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं और हमारी याचिका राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है और भारत सरकार राज्य सरकार को उसमें इसी 18 तारीख को अक्टूबर को नोटिस जारी हो चुके हैं। उसमें हमारी मुख्य रूप से 4 गुना मुआवजा जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन वो मिलना चाहिए, जबकि राजस्थान में 2.5 गुना मिला, 1.5 गुना का अंतर है। एक पुनर्वास रीसेटलमेंट का कोई अवार्ड पास नहीं हुआ है, जबकि धारा 31 में उसका पास होना जरूरी था। और इसके अतिरिक्त जो धारा 28 है 29 है जिसमें 2 तरफ जमीन बटी उसका मुआवजा था, कहीं नाली का था, कहीं रोड का था, दराती का भी था, ट्रैक्टर का भी था, वो सब मिलना चाहिए था। जो हमारी चीज बेकार गई वो भी हमें नहीं मिला। और जो बाजार मूल्य था वो बाजार मूल्य इन्होंने कानून के अनुसार तय नहीं किया, उल्टा डीजी रेट के आधार पर बनाया जिससे रजिस्ट्री होती उसको कम कर दिया। तो ये सब बातों के बारे में हमारी याचिका है और आज भी हम सरकार से यही कहने आए कि कम से कम धारा 38 कहती है कि जब तक कब्जा मत लो जब तक सब प्रकार का मुआवजा हमें नहीं मिलता, और फिर भी कब्जा लेंगे जबरन तो जबरन कब्जा होगा। तो धारा 38 और धारा 447 आईपीसी जबरन कब्जा लेना और धारा 166 167 जिसमें कानून का पालन नहीं करना उसमें अधिकारियों पे केस बनेगा, ये हम अग्रिम में कह चुके हैं। फिर भी आपने जबरन लेना है तो लीजिए, हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसान लड़ रहा है
और लड़ता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दलाल साहब आए हैं, उन्होंने पूरी विस्तृत से आपको बता दी, लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि कानूनी तौर पर दलाल साहब ने जिस पॉइंट से कलेक्टर साहब को बताया, कलेक्टर साहब से हमारी 22 और 25 मिनट की बीच वार्ता हुई है और 25 मिनट में कलेक्टर साहब ये समझ चुके हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो कलेक्टर साहब मेरे ख्याल में थोड़ा समझ आ जाएगा और मेरे ख्याल में जो कह रहे थे 15 का लेंगे कब्जा, तो वो कब्जा रोकेंगे, अन्यथा नहीं रोकेंगे। तो दलाल साहब ने जिस तरीके से बताया है तो वो कानून नहीं समझेगा तो चला जाएगा भाई, अंदर जाएगा, उसकी इलाज ही क्या है। इन्होंने नैतिक तौर पर ये भी कह दिया कि देखो भाई 100 रुपये तेरे को बता रहा हूँ कि इसमें जो गलत करेगा वो जाएगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जिला कलेक्टर नटमंडी डिल द्वारा सुरेशिया से शहरी पीएससी में छोटे बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बीसीएमएचओ डॉक्टर ज्योति थिंगना ने बताया कि अभियान 30 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों व किशोर किशोरियों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल गोली निःशुल्क खिलाई जाएगी। एसीएमएचओ ने बताया कि 1 से 6 वर्ष के बच्चों को पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से और 6 से 19 वर्ष के बच्चों को स्कूली, सरकारी, निजी, मदरसा, कॉलेज व तकनीकी संस्थान के माध्यम से कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाएगी। स्कूल न जाने वाले बच्चों में 6 से 19 वर्ष को पास के सरकारी स्कूल के माध्यम से दवाई दी जाएगी। जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत बच्चों को दवा पिलाने के लिए प्रेरित करने के लिए एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड और स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा गया है। आज जिला स्तरीय शुभारंभ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम जो कि 25 से 30 अक्टूबर तक होना है, माननीय जिला कलेक्टर महोदय और सीएमओ साहब के नेतृत्व में आज शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 1 साल से लेकर के 19 साल तक के जो बच्चे हैं जिनमें कृमि संक्रमण रहता है उनको डिवर्मिन की दवा दी जाती है एज के अकॉर्डिंग। तो आज ये जिला स्तरीय शुभारंभ यहाँ यूपीएससी सुरेशिया टाउन के सुरेशिया के अंदर किया गया है माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में। इसमें जो है 25 तारीख से लेकर के 30 अक्टूबर तक आशाएं एएनएम आंगनबाड़ी 3 जगह पे ये एक्चुअली उप स्वास्थ्य केंद्रों पे, आंगनबाड़ी केंद्रों पे और जो शहरी यूपीएससी और पीएचसी या सीएचसी है उन पे कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 1 से 19 साल तक के सभी बच्चों को डिवर्मिन दवा खिलाई जाएगी। और इसमें घर घर जाकर के आशा जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको भी इसमें कार्यक्रम के तहत पूरा हमारा जो टारगेट है जिले का, उसको हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी कोई भी बच्चा जो है वो डिवर्मिन टैबलेट से छूटे नहीं। हमको देखें तो ये मौसम मौसमी बीमारियों को लेके बहुत डेंजरस मौसम है, क्योंकि आप देखो परसों ही बरसात पड़ी है और जगह जगह अपने जो थोड़े बहुत खड्डे होते हैं उसमें पानी भर गया है। और पिछले दिनों में भी हमने मतलब ये जो डेंगू के कुछ केसेज अधिक मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। आप देखो टाउन का जो मेडिसिन वार्ड पूरा भर चुका है और मतलब जो प्राइवेट में भी डेंगू मरीजों का बहुत ही जो कार्ड टेस्ट से काफी पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उनका हम जैसे जैसे केस हैं जहाँ जहाँ हमें ज्यादा मच्छरों के चांसेस लग रहे हैं वहाँ मतलब डेली सर्वे के साथ वहाँ हम विशेष एक्टिविटी करवा रहे हैं। वहाँ हर जो जहाँ केस है उसके 30 घरों का लगभग हम सर्वे करवा के और उसके आसपास शाम के टाइम में जिला परिषद की तरफ से हम फोगिंग भी करवा रहे हैं। और इस चीज का हम मतलब हर चीज ड्राई रहनी चाहिए, ये चीज हम बार बार मतलब अपनी टीमों को समझा रहे हैं कि हर घर में जाके कूलर उनके कहने पे ना कहें कि हमने कूलर खाली कर दिया, खुद आंखों से देखे कूलर खाली करें। छतों पे कोई ऐसा कबाड़ तो नहीं पड़ा जिसमें पानी इकट्ठा हुआ हो। इस तरह की चीजें हम बराबर मतलब सर्वे टीम को करें, नोट करें। और कोई फीवर का केस है उसकी स्लाइड बनाई जा रही है और उसको पीएससी सीएससी पे रेफर करवा रहे हैं, जिससे मतलब उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाए और आने वाला मतलब जो टाइम है, त्योहारों का टाइम है, ये सुख शांति से बीत जाए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत राष्ट्रीय युवक परिषद के पदाधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सोमवार को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि मिठाइयां, तेल, पनीर, मावा आदि की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही दुपहिया वाहन जो कि दूध का काम करते हैं उनकी जांच भी होनी चाहिए।
राष्ट्रीय की तरफ से हमें ज्ञापन देने आए हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को, कॉपी देने सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब को, डीएल मेहरा साहब समझ। इस ज्ञापन में हमने ये लिखा है कि जितनी भी मिठाई दुकान है, चाहे हनुमानगढ़ जंक्शन में, टाउन में है, ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी 4 चीज चेक होनी चाहिए। उनके तेल, उनकी पनीर, मावा और दूध। दूसरा हमने ये कहा जितने दोपहिया वाहन जो दूध लेके आ रहे हैं, गांव से दूध लेके आ रहे हैं, सैकड़ों दूध लेके आ रहे हैं, उनका भी सैंपल लिया जाए। इसमें हमारे को ये पता लगा है कि इस वक्त इसमें बहुत गड़बड़ी हो रही है। मिठाई की दुकान पे भी गांव में जो मिठाई बन रही है गलत तेल से बन रही है। जंक्शन के आबोहर रोड से श्री गौशाला समिति की ओर से त्योहारी सीजन को देखते हुए आमजन को शुद्ध मिठाइयां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शहर के हरदसल रेलवे स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास गौशाला मिठाई स्टॉल लगाई गई है। सोमवार को मिठाई स्टॉल का शुभारंभ गौशाला समिति सदस्य विजय बलाड़िया, मनीष बत्रा व राम कुमार गोदारा की ओर से गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रसाद का भोग लगाकर किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।